सभी का आज की क्लास में। सो फटाफट से सारे के सारे स्टूडेंट्स आ जाइए, 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए और फिर अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी से आ जाइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आ जाओ। अच्छा, तो क्लास शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे आप लोगों को बतानी है, लेट मी जस्ट, आपके एग्जाम से रिलेटेड तो नहीं है बट इससे कुछ ना कुछ हिंट है वो मिल रहा है। देखो, अभी जो CUET का पेपर है उसकी डेट्स आउट हुई हैं। ठीक है जी, उसकी डेट्स हैं वो आउट हुई हैं और डेट्स कौन कौन सी हैं मैं लिख देता हूं। 15/7/2022, 15/16/19/20, 15/16/19 और 20। ये तो है जुलाई की तारीख, 15/16/19/20, और 4/8/2022, 5, 6, 7, 8 और 10। अब ये एग्जाम है जो आपका यूनिवर्सिटीज के लिए इस साल ही इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, पहली बार जिसको ये कंडक्ट करवा रहे हैं। देखो, हम बात कर रहे हैं पॉसिबिलिटी के बारे में। 2-3 पॉसिबिलिटी को लेके चलते हैं, ध्यान से सुनो। 2-3 पॉसिबिलिटी को लेके चलते हैं क्योंकि हम सिर्फ गैस कर सकते हैं, उसके बाद तो जो होना है वो तो एनटीए की तरफ से ही होगा। देखो, 15 जुलाई से पहले तो अगर आप सोचो तो मुझे कोई उम्मीद वैसे नजर नहीं आ रही। पंद्रह जुलाई से पहले तो मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही कि हमारा एग्जाम है वो 15 जुलाई से पहले किसी भी तरीके से होगा, है ना। क्योंकि अगर 15 जुलाई को भी इन्होंने एग्जाम लेना होता तो आज हुई है 23, 15 जुलाई से पहले इनका कोई एग्जाम शेड्यूल्ड है मुझे नहीं पता। लेकिन अगर ऐसा है, अगर 1% आप मान के भी चलो कि ये 15 जुलाई से पहले आप लोगों के एग्जाम करवाना चाहते हैं तो इनको 1 आध दिन के अंदर ही एडमिट कार्ड हैं वो इशू करने पड़ेंगे। ऐसा मान के चलो 1-2-4 दिन के अंदर इनको एडमिट कार्ड है वो इशू करने पड़ेंगे। वैसे मुझे लगता नहीं कि ये इतने तेज हैं। ठीक है, जैसी इनकी हालत हो रखी है, इनसे एक एग्जाम ढंग से करवाया नहीं जाता और ये 15 से पहले नेट का एग्जाम कंडक्ट करवा देंगे तो नहीं। और दूसरी पॉसिबिलिटी जो यहां पर मुझे नजर आ रही है वो क्या है कि अब 21 जुलाई से लेके 3 अगस्त तक, अब मुझे नहीं पता कि इसके बीच में कितने एग्जाम है, मैं सिर्फ इस एग्जाम के हिसाब से बता रहा हूं, इस एग्जाम के हिसाब से बता रहा हूं जो इन्होंने अभी इशू किया। मैंने पूरा इनका कैलेंडर नहीं देखा, मैं सिर्फ इसके हिसाब से बता रहा हूं कि 21 जुलाई से लेके 3 अगस्त तक। अब इसमें कोई एग्जाम शेड्यूल्ड है मैंने चेक नहीं किया, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो एक टाइम स्लॉट ये भी है इनके पास 10-12 दिन का, 15 दिन का। और अगर ये भी नहीं होता तो फिर डेफिनेटली आफ्टर 10। तो अब हमारे हिसाब से ये 3 ही पॉसिबिलिटीज बनती हैं। देखो, अगस्त में ये लेके जाएंगे ना
मतलब कोई सेंस नहीं रह जाती इस एग्जाम की ना। मतलब ऐसा लगता है कि यार जैसे एकदम से ना इन्होंने लावारिस से समझ रखा है इनको। इनको लगता है कि इनको कौन सा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इनका कौन सा कोई करियर है। मुझे जो लगता है कि जो सरकार है उसको ना हर फील्ड के बारे में इक्वली सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जी 12वीं वालों को करियर की ज्यादा जरूरत है। 12वीं वाले भी पढ़ के क्या कर लेंगे, 5 साल के बाद तो हमारी तरह ही धक्के खाने उन्होंने। समझ रहे हो ना। आप CU2 करवा के कौन सा उनको बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवा के बोलोगे जाओ बेटा ऐश करो। भाई 5 साल के बाद हमारी तरह ही धक्के खाना तुमने भी। आज जो तुम बहुत खुश हो रहे हो ना कि CUT दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, 12वीं में 90% आ गए, कोई कुछ नहीं पूछने वाला आगे जाके। ये जो 10वीं में 99% हमारे बेटे ने टॉप किया, 12वीं में 99%, ये 1 रुपए की कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। आप समझ लो 1 रुपए की इज्जत नहीं होगी इस चीज का 2-3 साल के बाद जब आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में आ गए। यहां पे आके सब बराबर हो जाएगा। यहां पे आके ना सब बराबर हो जाएगा जब आप किसी एक एग्जाम के लिए बैठने वाले हो। मतलब हम बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे सीरियसली। हम बोल रहे हैं कि हम एजुकेशन में दुनिया का नंबर हो। अरे भाई जो तुम्हारे ढंग से तुमसे एग्जाम तो कंडक्ट हो नहीं रहे हो, तुम चाहते हो कि फॉरेन कंट्री के लोग आके यहाँ पे पढ़ाएं। फॉरेन यूनिवर्सिटीज को हम इंडिया में ब्रांचेस ओपन करने के लिए बोल रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अरे भाई जो चल रही है उसको तो सही से इंप्लीमेंट करवा लो। एटलीस्ट जब सब चीजें सही चल रही हैं तब इतना तो सोच लो कि कौन सा एग्जाम कब होने वाला है, कौन सा एग्जाम कब होने वाला है। अगर इन नेट का एग्जाम जून और दिसंबर में होता है, पहले से चला आ रहा है, पिछले 15 साल से 20 साल से चला आ रहा है, तो क्यों उस सर्कल को तोड़ रहे हो। उस चक्कर में 4 नए एग्जाम है। भाई एनटीए को बोल दो नहीं हो रहा तुमसे तो छोड़ दो ना, दे दो CBSE को दोबारा। अगर तुमसे नहीं कंडक्ट करवाया जा रहा है एग्जाम तो CBSE को दे दो ना दोबारा, वो ले लेंगे। सिर्फ हमारा एग्जाम दे दो CSE को और CBSE को। तो हम क्या करें बताओ। हम आपको संभालें, हम अपना सिलेबस देखें, हम अगले बैच को देखें, क्या करें। क्योंकि अल्टीमेटली आप किसके पास जाओगे, आप तो हमारे पास ही आओगे। हम आप लोगों की मेंटालिटी को समझ पाते हैं। इनको लगता है ना ये पता है क्या लॉजिक देंगे, आपको ज्यादा टाइम मिल रहा है। भाई ज्यादा नहीं मिल रहा है ये। अगर किसी को ये लग रहा है ना ये आपको ज्यादा टाइम मिल रहा है, ये ज्यादा कुछ नहीं है। इससे जो तुम्हारा थोड़ी बहुत तुम्हारी कंसिस्टेंसी बनी हुई है ना, जो थोड़ी बहुत तुम्हारी तैयारी हुई है वो खराब हो रही है। हमें नहीं चाहिए ज्यादा टाइम, हमारा कंडक्ट करवा दो जून के एंड में या जुलाई के स्टार्टिंग में। एक तो पहले ही जून और दिसंबर का मर्ज एग्जाम है, ऊपर से तुमने एज रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है, और तीसरा तुमने JRF की वैलिडिटी पे रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है। मतलब किसी साइड पे तो सही आ जाओ ना। JRF की वैलिडिटी 5 साल कर दो और JRF के लिए सबकी एज 35 साल कर दो, थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जो बंदा खुद ही बेचारा 30 की डेडलाइन पे बैठा है, 1 महीने की वजह से उसका एग्जाम आगे पीछे हो गया, रिजल्ट आगे पीछे हो गया, वो तो गया ना। क्योंकि एग्जाम लेट कंडक्ट हुआ तो रिजल्ट लेट आएगा, और जब JRF आएगा उसके सर्टिफिकेट पे वही डेट लिखी हुई होगी जो आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ है। मतलब ये समझ लीजिए इस बार तो कोविड का भी कोई मतलब सेंस नहीं बनता ना। पहले 2 एग्जाम अटेम्प्ट में हमने सोच लिया कि ठीक है चलो बेटा कोई बात नहीं, कोविड आ गया था दोनों बार तो इस वजह से लेट। अगर अब तो कोई रीजन ही नहीं है। अगर उसके बाद भी ये क्या करेंगे, हाँ जी सितंबर में शुरू करेंगे, वही फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक ले जाएंगे, क्या फायदा होगा उसका बताओ। तो स्टार्टिंग में बता देते ना कि साल में एक ही बार लेने वाले हम एग्जाम, और ऊपर से ट्वीट भी कर देते हैं, समझ रहे हो ना। और फिर ट्वीट भी करके बोल देते हैं कि जून के 2nd या 3rd हाफ में होगा। कहां गया भाई साहब 2nd और 3rd हाफ, चौथा हफ्ता चल गया जून का, खत्म होने वाला है। समझ रहे हो ना। एनटीए पे तो भरोसा था ही नहीं, अब यूजीसी पे भी नहीं रहा। सीधी सी बात है, कल को भाई कोई यूजीसी से भी ट्वीट आता है ना
तो ट्वीट पे तो मैं कभी वीडियो नहीं बनाने वाला, सीधी बात बता रहा हूं। जब तक इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता ना इनकी वेबसाइट पे, तब तक मैं कोई वीडियो नहीं बनाने वाला, बात खत्म। मुझे कोई व्यूज का नहीं पड़ा, मुझे कोई डॉलर का नहीं पड़ा, मैं पहले बता रहा हूं। क्योंकि इनके ट्वीट की भी कोई इज्जत नहीं है यार, इनके ट्वीट की भी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। सुबह से दिमाग खराब हो रखा है जब से ये देखा है, क्या करें बताओ। सब साइड से बच्चों को फंसा रखा है। आप लोगों के लिए बुरा लगता है, हमारे लिए तो चलो, मैंने तो आपको पहले बताया, हमें तो इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोगों को फर्क पड़ता है और उस बात से हमें फर्क पड़ता है। अपने लिए नहीं बुरा लगता, बुरा लगता है आप लोगों के लिए। कितनी मेहनत कर रहे हैं, इतना एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ रहे हैं, सारी चीजों को कर रहे हैं। अरे YouTube की बातों पे मत ध्यान दो यार, YouTube पे क्या आ रहा है उसको छोड़ दो। चलो छोड़ो, अब क्या करें। अब इतना जितनी भड़ास थी, मुझे लगा पहले पढ़ाने से निकाल दें तो ज्यादा अच्छा है ना। चलो अब सुनो, चलो छोड़ो यार, इस बात को छोड़ो। ऐसे करो, तुम ये तारीख लिख लो, है ना, कितनी, ये वाली 21 तारीख, 21 जुलाई, ठीक है। होगा या नहीं होगा अलग बात है, मतलब आप अपने हिसाब से पढ़ने के लिए ना 21 जुलाई को मान लो कि हमारा एग्जाम होने वाला है 21 जुलाई, ठीक है जी। अब होगा नहीं होगा बाद में देखेंगे। और अभी जो आप लोग अपना शेड्यूल बनाओगे, मैं एक नया तरीका आप लोगों को बताता हूं, बेटा ध्यान से सुनना। नहीं, अगर यही चीजें चलती रही ना, अगर यही सिस्टम चलता रहा ना, तो ये जो क्यूएस रैंकिंग आती है ना, ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आती है ना, उससे तो हम इतना बाहर चले जाएंगे। जैसे हम वर्ल्ड फ्रीडम एड्रेस इंडेक्स में लास्ट नंबर पे आए हैं ना, तो लिस्ट से ही बाहर होना शुरू हो जाएंगे। वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस में 147 नंबर पे 150 में से, और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जो इन्वायरमेंटल वाला इंडेक्स है उसमें सबसे लास्ट में। ये क्यों हो रहे हैं? ये यही रीजन है भाई, सिस्टम नहीं चला पा रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम बहुत आगे चले जाएं। चले, हम तो खुद चाहते हैं, हम तो खुद साथ देना चाहते हैं अपने देश का, लेकिन अपने देश के लोग, हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम ही हमारा साथ नहीं दे रहा, तो क्या करें बताओ। एटलीस्ट यार जो एग्जाम जिस टाइम पे होते हैं, आप नए 4 एग्जाम लेके आ रहे हो, छोड़ देते ना CU2 को लेके आने की क्या जरूरत थी। 12वीं वालों को खुश करने के चक्कर में 5 साल के बाद तो वो भी धक्के ही खाएंगे यहाँ पे। जैसे पहले चल रहा था चलने देते, पहली बारी तो कंडक्ट करवा रहे हो ना, मतलब जो एग्जाम पहले से चल रहे हैं वो तो सही से कंडक्ट नहीं हो पा रहे हैं, और 4 नए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सिर्फ ये दिखाने के लिए कि भाई 12वीं के बच्चों का फ्यूचर। अरे 12वीं वाले भी यहाँ पे ही आने वाले हैं, हम भी कभी 12वीं में थे, आप भी कभी 12वीं में ही थे। फॉरेन की यूनिवर्सिटी को ले आओ, अपनी यूनिवर्सिटी संभाली नहीं जाती, फॉरेन की ले आएंगे। चलो, तो आप ये मान के चलो बेटा कि एग्जाम है 21 जुलाई के हिसाब से, और शेड्यूल जो बनाना है आप लोगों ने, वो मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं आज से आप लोगों ने किस तरीके से शेड्यूल बनाना है। मतलब एक महीना मान के चलो, 23/6 होगी ना, 23 जून होगी आज, 23 जून 2022। तो मैं आपको एक नया तरीका बताने वाला हूं जो आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है आपकी प्रिपरेशन में। देखो, आप अब अलग अलग बच्चे अपने अलग अलग टाइम पे मतलब प्रिपरेशन की शेड्यूल पे हैं। मतलब कुछ बच्चे हैं जिनका पूरा सिलेबस हो चुका है, जो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जिनका 20% सिलेबस पेंडिंग होगा, कुछ बच्चे हैं जिनका 50% सिलेबस पेंडिंग होगा। ये आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। लेकिन अभी जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो सुनो। अभी जो आप लोग अपना शेड्यूल बनाओगे अपना, जो भी आपका शेड्यूल होगा, उस शेड्यूल में आप लोगों ने कौन सी चीज पे ध्यान देना है वो सुनो। मैं अभी पढ़ने के बारे में नहीं बता रहा हूं कि आपने क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना, नहीं। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि आपने टाइम को कैसे डिवाइड करना है, या टाइम को कैसे आप लोगों ने डिफाइन करना है। सुनो, अभी जो अपना शेड्यूल बनाओगे, जिस हिसाब से आप पढ़ोगे, आप बनाओ 3 डेज और 4 डेज, इससे ज्यादा नहीं। 3 दिन या 4 दिन,
इसका मतलब क्या हुआ कि अगले 3 दिन तक आप कितना पढ़ने वाले हो, क्या पढ़ने वाले हो, उसको आज से ही डिसाइड करो और उसको 3 दिन में खत्म करो। फिर उससे अगले 3 दिन क्या करने वाले हो, फिर उससे 3 दिन। अब इसका रीजन क्या है, इसका मैं आपको लॉजिक बताता हूं। इसका लॉजिक क्या होता है, इसका लॉजिक ये है कि आप 3-3 दिन करके चलोगे ना, छोटे टारगेट बना के चलोगे, तो आपके पास अगर बाई चांस कोई अचानक से शॉक भी आएगा कि हम एग्जाम 15 जुलाई से पहले कंडक्ट करवाने वाले हैं, तो भी आपके सिर्फ ये 3 दिन गए होंगे, बाकी टाइम आप लोगों के पास रहेगा फुल तैयारी करने के लिए। लेकिन वहीं पे अगर आपने 7 दिन का शेड्यूल बना लिया तो 7 गए, अगर 10 का बना लिया तो 10 गए। तो मतलब समझ रहे हो ना, ये सीट बेल्ट दे रहा हूं आप लोगों को, समझ रहे हो ना। दिस टेक्निक इज कॉल्ड सीट बेल्ट। मैं अपने हिसाब से इसको नाम दे रहा हूं सेफ्टी बेल्ट या स्क्रीन सीट बेल्ट का नाम हम इसको दे देते हैं। इसका रीजन यही है कि सीट बेल्ट पहने रखो, 3-3 दिन तक पढ़ाई करते रहो, कि कल क्यों अगर एकदम से ब्रेक भी लगाना पड़ जाए तो वो बेल्ट है वो आप लोगों को संभाल लेगी, गिरने नहीं देगी। अप्रोच समझ रहे हो, फंडा समझ रहे हो। दिस इज द मेथड जो आप लोगों को अभी यूज करना है। अरे बाकी टेंशन मत लो यार, भड़ास निकाल दी, मैं आप लोगों के साथ हूं, आप जो बोलते हो मैं कर देता हूं। आपने बोला सर एनईपी पढ़ा दो, मैंने एनईपी पढ़ा दिया 2020। आपने बोला सर एनईपी के पीवाईक्यू करवा दो, एनईपी के पीवाईक्यू आज शाम को हो जाएंगे। हम नहीं रुकने वाले यार, हम नेवर गिव अप के एटीट्यूड के साथ पैदा हुए। तो मैं कंडक्ट करवाना जून में करवाओ, जुलाई में करवाओ, हमें उसको क्रैक करना है, बस बात खत्म। बस तुम जो मर्जी करते रहो, हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना। हाँ, वो पीडीएफ आज मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एकदम सुबह से दिमाग खराब कर दिया। पीपल और इन्वायरमेंट, सुनो, पीपल और इन्वायरमेंट, देखो ये कैसी यूनिट है। एक तो पहले ये थोड़ी डिफिकल्ट यूनिट है, और दूसरा इसमें से कई बार वो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो इन्वायरमेंट वालों को भी नहीं आते होते, समझ रहे हो ना। इसमें वो कई बार इतने डिटेल में क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना, जो बच्चे पिछले 7 साल से इन्वायरमेंट पढ़ रहे होते हैं वो भी बोलते हैं यार ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है क्या, ये इन्वायरमेंट का कहां से है यार, 7 साल में तो कभी पढ़ा नहीं है। तो इस वजह से इस यूनिट को लेके आप लोगों ने कभी भी बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना। जो चीजें इसमें से बहुत आसान है उस पर टारगेट करना है। और मतलब आप अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, अगर 5 में से आपके 2-3 भी बन पा रहे हैं ना, बहुत बड़ी बात है। ये यूनिट ऐसी है, और इसके लिए आपने पहले परसेप्शन बना के जानी है। इस यूनिट के लिए पहले ही ये परसेप्शन बना के जानी है कि इसमें चीजें आउट ऑफ कंटेक्स्ट देखने को मिलेंगी, इसमें चीजें हैं वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट आएंगी ही आएंगी। लेकिन ऐसा भी नहीं कि सारी ही बाहर से आएंगी। अब जैसे आप लोगों को पता है एक टॉपिक आता है आपका इंटरनेशनल कन्वेंशन, इससे 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा आता है, 2 तो 1 तो पक्का आएगा, 2 आते हैं। अगर आपने इसको भी अच्छे से रट लिया ना, अगर आपने इसको भी अच्छे से रट लिया ना, तो भी आपके 4 नंबर यहां से कहीं नहीं गए। और ये मैंने आपको पता नहीं कितनी बार पढ़ाया। जब आप इसके क्वेश्चंस को देखोगे ना, तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि किस किस तरीके के क्वेश्चन यहां पर देखने को मिल रहे हैं। मानसी बेटा आप एक एक करके यूनिट को कवर कर लीजिए डिटेल में। अब मैं आपको ना साइड पे टॉपिक्स लिखते जाऊंगा जो आप लोगों ने याद करने हैं। देखो एक तो जो PM 2.5 ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत ज्यादा, मतलब आप पीवाईक्यू अगर आपने एनालिसिस किया तो आपको खुद ही पता चल गया होगा किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। कौन से इसमें से पोल्यूटेंट्स हैं, आपने बताना है कि इसमें से कौन से पोल्यूटेंट्स हैं। हिंदी में नहीं है यार आज, सॉरी, ये पीडीएफ हिंदी में कन्वर्ट करवानी भूल गया मैं, पता नहीं क्यों। बट मैं जब इसको स्पेशल में दोबारा करवाऊंगा तो मैं हिंदी में कन्वर्ट करवा दूंगा इसको। फिलहाल के लिए आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। PM 2.5 10.0 वो वाला कंसेप्ट था। तो ये तो एक तो जहां से जो आपको हिंट मिल रहा है कि जो पोल्यूटेंट्स हैं ये कौन से हैं। तो अब यहां पर भी आप लोगों ने थोड़ा बहुत लॉजिक लगाना होता है कि इसमें से कौन कौन से आपके पोल्यूटेंट हैं और कौन कौन से पोल्यूटेंट नहीं, जो हमारी बॉडी पे बुरा इफेक्ट डालते हैं।
रिफ्रेश कर लो जिसको स्लाइड नहीं दिख रही बेटा। अब देखो, आप लोगों को ये मालूम है ना कि ये जो है पर्टिकुलेट मैटर, हमने डिटेल में पढ़ा इसके बारे में। पर्टिकुलेट मैटर है जो जितना उनका जो वो दायरा उतना कम होता है, वो उतना डिटेल में अंदर चले जाते हैं। आप लोगों ने देखा 2.5 और 10, ठीक है, पीएम पर्टिकुलेट मैटर। और देखो अब मीथेन तो नहीं है, ऑब्वियसली बात है, अगर आप मीथेन को भी डिलीट कर देते। और ओजोन, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ओजोन कैसे होगा, ओजोन कैसे पॉल्यूटेंट है। आप लोगों ने पढ़ा दो तरीके की ओजोन रहती है, एक गुड ओजोन और एक बैड ओजोन, पढ़ा था। और बैड ओजोन, दो तरीके की, एक गुड ओजोन है और एक बैड ओजोन है। तो ये भी आप लोगों को पता है, स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर वाली। रिवाइज कर लो शुरू, ठीक है, इस यूनिट को दोबारा रिवाइज करना शुरू कर दो कि कौन सी ट्रोपोस्फीयर है, कौन सी ग्राउंड वाली है, कौन सी ये वाली। तो बी और सी ये हो जाएगा। डी तो नहीं आएगा, मीथेन नहीं आएगा, ओजोन, गुड और बैड ओजोन। ठीक है। Which of the following source of energy is not a form of solar power? कौन सी सोलर पावर नहीं है? सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाएगा। सोलर, आप लोगों को पता है कि जो रीन्यूएबल एनर्जी है, जैसे हम बात करते हैं ना कि कौन कौन से इसमें से रीन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं, तो रीन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी जिसको आप दोबारा यूज कर सकते हो, और ये एनर्जी वो है जो जिसको दोबारा यूज किया जा सकता है। और दुनिया में जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी है ना, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसके साथ जुड़ी हुई है? वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सूरज के साथ ही जुड़ी हुई है। सारी की सारी किसके साथ जुड़ी हुई है? सूरज के साथ ही जुड़ी हुई है, सन के साथ ही जुड़ी हुई है। वैसे तो आप इसको हिंट से ही बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन ही डिफिकल्ट आते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन इजी भी होते हैं और आराम से उसको बना भी सकते हो। खाकर क्या आना है? जो लोग तुम खाते हो, तुम तो गालियां खाते हो घर वालों से, हमारी तो इज्जत है घर में। चलो, ये सिंपल था बेटा। टाइडल पावर, विंड पावर और हाइड्रो पावर, ये तीनों ही आप लोगों की रीन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज रहते हैं। और जो कोल है, ये नॉट अ एनर्जी फॉर्म फ्रॉम द सोलर पावर। कोल तो वैसे भी आप लोगों को पता है नॉन रिन्यूएबल है। अब ये मान के चलो, ये सबसे ज्यादा पोल्यूशन 87% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहीं से निकलता है। मतलब इन्वायरमेंट में सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाता है वो कोल ही है। और अभी साथ में आपको ये भी बता देता हूं कि जो कोल की टाइप्स हैं वो भी आप लोग पता लिख लीजिएगा, ठीक है। कोल की टाइप्स आती है ना, पीट वगैरह जो रहते हैं, वो चार जो टाइप्स हैं वो भी आप लोगों ने दिमाग में रखनी है। अब मैं आपको बता रहा हूं, इस यूनिट को लेके आपकी अप्रोच सिलेक्टिव होनी चाहिए। हर चीज तो आप कवर नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट जितनी चीजें कवर कर सकते हो उसको ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश कीजिए। पीट, लिग्नाइट, बिटमाउस और एंथ्रासाइट, ये वाली चीजें, ठीक है। SDG 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हायर एजुकेशन में भी 2 से 3 बार पूछा गया। हायर एजुकेशन में भी ये 2 से 3 बार पूछा गया था। सर आजकल लोग अपने घर पे सोलर लगाते हैं, इसका क्या बेनिफिट होता है? इससे बेटा एनर्जी कंजम्पशन कम हो जाती है ना, आपका बिजली का बिल कम आता है। लाइट चली गई है तो सोलर एनर्जी से आपके घर की लाइट्स चलती रहती हैं, फोन चार्जर, लाइट्स। वो हम तो खुद सोच रहे हैं, लेकिन यहां पर हमारे भी गांव में लग नहीं रहा। मतलब ऑलरेडी उनके पास इतनी सारी बुकिंग है, तो इस साल तो पॉसिबल नहीं होगा। जब मैं लगाऊंगा ना, तो मैं उसकी वीडियो बना के आपको दूंगा, उसको लगाते हुए भी और उसकी वर्किंग पे भी मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। मतलब पंजाब में भी लग रहे हैं अभी, लेकिन
वो इतनी मतलब वो बुक है ना स्लॉट्स उनके, हमारा नंबर ही नहीं आ रहा, तो हम लगाएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा। अब देखो बेटा, ये वाला टॉपिक आप लिख लीजिए, एसडीजी आएगा ही आएगा, एमडीजी भी आएगा ही आएगा। ये दोनों मैंने आप लोगों को यूट्यूब पे एक वीडियो में भी और प्लस में भी पूरी कहानियां बना बना के आप लोगों को याद करवाए हुए हैं। तो जो एसडीजी 4 गोल है ना, एसडीजी को 4 गोल्स हैं, वो किससे रिलेट करते हैं? वो क्वालिटी एजुकेशन के साथ रिलेट करते हैं, मतलब वो एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? दे आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन। तो इसकी हिस्ट्री भी आप लोगों को पता होनी चाहिए और ये आप लोगों ने याद करनी है। अब देखो यार, इसके ना अंदर के भी कुछ टारगेट्स इस बार पूछ रहे हैं। अब इतना इन डेप्थ में जाके तो हम भाई नहीं पढ़ सकते। 17 गोल्स और उनके 17 के आगे कौन कौन सी चीजें, जो वो ये बिल्कुल उसी तरीके से हो गया कि हाँ जी, जो आपका नीति आयोग का इंडेक्स है उसमें हम ये तो पढ़ लेंगे कि कौन से स्टेट ने टॉप किया है, लेकिन अगर आप एक एक गोल के अंदर जाके एक एक स्टेट का पूछोगे तो वो पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। 169 टारगेट कैसे याद रख लोगे आप बताओ खुद? वो सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम है, उसके लिए आप किसी और यूनिट में से नंबर ले लेना और इस पे आप अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरा 100 वो करके आ सकते हो। ठीक है जी। ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंस, इसमें से कौन सा सब्सटेंस है जो ओजोन को खराब करता है? सिंपल है वैसे। सीएफसी है, सीएफसी की लिस्ट में इसका नाम आपने अक्सर देखा होगा। सीएफसी की लिस्ट में इसका नाम अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, मिथेल क्लोराइड। जो सीएफसी की लिस्ट है ना, उसको आप एफ गैसेस वाला, जो मैंने आपको पूरे एक फैमिली वाला वो चार्ट पढ़ाया था, नाक माथा वो वाली कहानी सुनाई थी, अगर आप लोगों को याद हो। ये देखो, ध्यान से देखना। ये वाली हेलन कार्बन टेट्राक्लोराइड मिथेल मिथेल क्लोरोफॉर्म हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोफॉर्म, ये वाले सारे, ठीक है, ये आप लोगों को पढ़ाए थे। तो ये सिंपल हो गया मिथेल क्लोराइड। मतलब ऐसा भी नहीं, देखो मैं अगर आपको बताऊं ना, आप जो चीज पढ़ रहे हो ना उसको बहुत अच्छे से पढ़ो। मैं फिर से बता रहा हूं, पीपल और इन्वायरमेंट के लिए बेस्ट अप्रोच पता है क्या है? आप डिसाइड कर लो कि सर ये वाले सिर्फ मुझे 6 टॉपिक पढ़ने हैं, और वो 6 टॉपिक को इतना डिटेल में पढ़ो, इतना इन डेप्थ में पढ़ो, इतनी बार पढ़ो, इतनी बार पढ़ो कि वो एकदम से रट जाए। और जब आप पीवाईक्यू करते हो तो आपको खुद ही आइडिया हो जाता है कि ये वाला टॉपिक बार बार पूछा जा रहा है। तो 100% सिलेबस की जगह पर 60% सिलेबस कर लो, लेकिन वो 60% इतने अच्छे से पढ़ो कि उसका नंबर नहीं आना चाहिए। Which of the following natural hazard is characterized by progressive occurrence and multi causality? ये सीधा सा क्वेश्चन है।
अभी आप लोगों ने ये सारी चीजें न्यूज में सुनी है, इवन कि हम इसको क्रॉस भी कर पा रहे हैं, क्रॉस करके भी आए हैं। यस, जैसे कोविड रहता है ना, अब इसमें वर्ड पता कौन सा था? अगर आप इसमें वर्ड देखो ना, हिंट में पता कौन सा वर्ड था बेटा? इसके हिंट में पता कौन सा वर्ड था? इसके हिंट में ये वाला वर्ड था, प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव, बढ़ रहा है ना, प्रोग्रेसिव। तो जैसे एपिडेमिक होता है, ये किसी पर्टिकुलर जैसे जिसकी शुरुआत होती है, और पैंडेमिक आ जाए तो पैंडेमिक का मतलब फिर पूरा पैन समझ रहे हो ना, पैन जैसे आप पैन इंडिया बोलते हो तो पूरे इंडिया, और पैंडेमिक बोल दिया तो वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में। कोविड है कि पूरी दुनिया में फैल गया था, ऐसा। हाँ, महामारी जिसको बोल देते हो, पूरे दुनिया में ये जो फैल गया था, ऐसा। हाँ, ये वाला टॉपिक बेटा बहुत ही ज्यादा, NAPC, नेशनल सोलर मिशन ऑन, जो नेशनल मिशन, ये सोलर वाले मिशन है ना, ये मैंने आप लोगों को पढ़ा रखे हैं और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रखे हैं। जितने भी सोलर से रिलेटेड मिशन है, एनर्जी एनहांसमेंट से मिशन है, इसका आपको मैंने निमोनिक भी बताया था 2019 में, सहवाग HC करके हमने इसका निमोनिक भी बनाया था। 2019 वाली वीडियो देखोगे ना तो वहां पर हमने ये तब बना लिया था। अब ये ट्रेंडिंग में चल रहा है आजकल, है ना, आजकल बहुत सारे लोग इसको छाप रहे हैं। तो ये वाला आप लोग जितने भी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जो 8 मिशन है ये आप लोगों को पता होने चाहिए। फ्री के नंबर है, फ्री के नंबर हैं, आप लोगों को याद होने चाहिए। अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे ना तो ही मेरे को लग रहा है कि आपको पता होगा कि ये क्या, किस चीज के बारे में बोल रहा है। अगर आपने एटलीस्ट सिर्फ हेडिंग भी पढ़ रखे हैं, अगर आपने सिर्फ हेडिंग भी पढ़ रखे हैं ना बेटा, तो भी आप इसको बना सकते हो। ये था नेशनल मिशन ऑन SHE, सस्टेनिंग हिमालय इकोसिस्टम। किसके इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं? हिमालय इकोसिस्टम। हिमालय इकोसिस्टम के बारे में यहां पर बात की जा रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट हिमालय इकोसिस्टम। ठीक है जी, अगला। ये डायरेक्ट PYQ उठा के पूछा गया। ये देखो इन्होंने भेजा है, इसको आराम से पढ़िए और आंसर कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, कॉमन सेंस को बेस बनाया हुआ है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, ये तो PYQ में भी था। देखो कुछ लोगों को ऊंचा सुनता है ना, कुछ लोग होते हैं ना जिनके कान होते हैं ना वो कुत्तों वाले होते हैं, समझ रहे हो ना? कुत्तों वाले कान समझ रहे हो कैसे होते हैं? कि थोड़ा सा भी ऐसा हो जाए ना तो उनको सुनाई देता है। लीनियर नहीं होता है, ऐसे लाइन में नहीं होता कि भाई एक सीक्वेंस है सबको ऐसे ही सुनाई दे। अलर्ट रहते हैं कुछ लोग और कुछ ऐसे नहीं होते। तो नॉइस लेवल है वो कभी भी लीनियर नहीं होता, हर किसी का अलग अलग लेवल होता है। कुछ लोगों को के पास बैठ के उनकी चुगली करते रहो, उनको तब भी नहीं सुनाई देता। मेरा नहीं है भाई, मैं बता रहा हूं, इस मामले में नहीं है। मतलब मैं एक्चुअली पता है इसमें ये भी फर्क पड़ता है ना कि आपकी इंटेंशन कैसे रहती है। आप
ये ना एक अपने आप आपका नेचर बन जाता है, किसी भी चीज को लेकर बहुत ध्यान से सुनना शुरू कर देते हैं। आप देखते तो ऐसे कि हाँ मैं ध्यान नहीं दे रहा, कान आपके वहीं पे रहते हैं। कान आपके वहीं पे रहते हैं कि कौन क्या बोल रहे हैं। मोस्ट इफेक्टिवली प्रमोटेड बाय ग्लोबलाइजेशन अमंग द सोसाइटीज। ये तो लॉजिकल बेसिस पे ही बन जाएगा बेटा, ये क्वेश्चन तो आप थोड़ा लॉजिक लगाओगे उसी से बन जाएगा। बीस फीट से भी धीरे से बोलती है। देखो धीरे से वो वाले लोग बोलते हैं ना जो खुद इस चीज को सोचते हैं। देखो हम उसी तरीके से एक्ट करना शुरू कर देते हैं जिस तरीके से हम दुनिया को देखते हैं ना। तो ये सिंपल था बेटा, मल्टी कल्चरल वैल्यूज की बात की जा रही है। जो हमारा कल्चर है, अलग अलग कल्चर्स के बारे में सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। दुनिया एक एक गांव बन के रह गई है, सब लोग आस पास आ गए हैं ना, उन सारी चीजों के बारे में बोला गया है। शेयरिंग वाला कंसेप्ट आ गया इसके अंदर। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज लैंड इज वल्नरेबल टू अर्थक्वेक। अब ये देखो, अब स्टैटिक पोर्शन था। अब ज्योग्राफी वालों ने ये पढ़ा होगा, लेकिन एज सच आप इसको कहां पे पढ़ते हो मुझे नहीं मालूम। ये क्या हो गया, चलो कोई नहीं। तो भी नहीं आया। ये है 57%। अगर अगर पूछा जाए कि कौन सा एरिया, तो जो हिमालयन बेल्ट है ना, याद रखिए हिमालयन बेल्ट है वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है रिक्टर स्केल के हिसाब से, अराउंड 8.0। ठीक है, ये भी आप पॉइंट याद रखिएगा। इंडिया की लैंड की वल्नरेबिलिटी है जो अर्थक्वेक से लेके जो हिमालयन है, माउंटेन है, ग्लेशियर, उसकी वजह से वो सबसे ज्यादा, वहां पर उससे भी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी देखने को, मतलब ये सबसे ज्यादा देखने को। और अगर आप इसको सर्च करोगे ना तो आप लोगों को वो भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है, कुछ कि इसमें से इंडिया में से कौन सा है जो 4 जोन्स बनाए हुए हैं ना, कौन सा सबसे कम, जहां पे सबसे ज्यादा रिस्क है, जहां पे सबसे कम है 4। और अभी अभी रिसेंटली आप लोग ये भी थोड़ा न्यूज में देखा करो बेटा कि अभी अफगानिस्तान में जो भूकंप आया कल परसों, है ना, 1000 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई है। ओरिजिनल डाटा तो अभी नहीं आया है। और उसके बाद 600-700 के करीब जख्मी भी हुए हैं ना। तो वो पूरा अफगानिस्तान हिल गया। शायद भगवान बता रहा है बेटा, दुनिया में मिलजुल के रहोगे तो ज्यादा अच्छा है। ओ मांगू टूरू लव, क्या क्वेश्चन है देखो भाई साहब, क्या मस्त क्वेश्चन पूछा गया। अब इस वजह से बोलता हूं कि जो इन शॉर्ट्स है ना उसको पढ़ते रहा करो।
कोरोना वायरस डिजीज 2019। अब अगर देखो ये वाला क्वेश्चन भी आप गलत करके आओगे, अगर आप इस क्वेश्चन को भी गलत करके आओगे तो तौबा तौबा तौबा, फिर तो आप फेल होना चाहते हो, फिर तो आप जानबूझ के फेल होना चाहते हो। फिर तो भगवान आपके कंधे पे बैठी बोलेगा बेटा ए लगाओ, तुम बोले कौन है बे तू, बी लगाऊंगा मैं, बोले ठीक है लगा भी। इस तरीके के क्वेश्चन बनाने आसान होते हैं। देखो जो गैसेस वगैरह वगैरह जो होते हैं ना वो थोड़े से आउट ऑफ कंटेक्स्ट, वो नहीं, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन जो कॉमन सेंस वाले होते हैं उसको तो हम बना सकते हैं। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बनाना आसान होता है। Mankind's interaction with Earth has led us highly complex and diverse ecosystem to an increasing degrading environment. सिंपल सेंस क्रिएट कर रहा है क्वेश्चन। कल एनईपी समझ आ गया था बेटा सबको? कल की क्लास को अगर किसी ने नहीं देखा तो जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि वो टू द पॉइंट क्लास थी और उसमें ऑलमोस्ट मैंने सारे पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की। अब उसके आज हम शाम को एमसीक्यू करेंगे, वो बोर्ड पे करेंगे, तो और अच्छे तरीके से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। यूट्यूब पे हुई थी शाम को। देखो यहां पर एक सेंस है वो आप लोगों को नजर आ रही है। मैनकाइंड्स इंटरेक्शन विद अर्थ हैज, मतलब जो हमारी इंटरेक्शन है, हम जो इंटरेक्ट कर रहे हैं किसके साथ, धरती के साथ, एक हाईली कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स इकोसिस्टम बना दिया है, जिसकी वजह मतलब हम इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, बिकॉज मैनी ऑफ द चेंजेस, आप देख रहे हो ना ये वर्ड है चेंजेस, टेकिंग प्लेस इन अर्थ एनवायरमेंट आर इरिवर्सिबल। ये इसकी एक्चुअली सेंस क्रिएट कर रहा है, क्योंकि हमने इन्वायरमेंट को इतना डिग्रेड कर दिया है कि वो चीजें अब इरिवर्सिबल है। कैसे, अगर आपने नीचे का पानी खत्म कर दिया दुनिया का, धरती का, तो क्या आप उसको दोबारा ले आओगे कहीं से, बाल्टी डालना शुरू कर दोगे क्या? नहीं ना। उसी चीज का कि एक बार अगर इन्वायरमेंट डिग्रेड हो गया तो मतलब वो हो गया उतना, अगर जितना होना था वो उतना हो गया, फिर वो इरिवर्सिबल है, उसको दोबारा उसी फॉर्म में नहीं लेके आ सकते। अगला प्रश्न, ये भी आसान है यार, ये काफी आसान लग रहा है मुझे। अभी तक तो 12-13 क्वेश्चन में मुझे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा जो जिसका आपको आंसर नहीं पता था। मतलब पहली 2 शिफ्ट वाले तो किस्मत वाले थे। हाँ अर्थक्वेक वाला था तो, बट अभी उसको पढ़ सकते हो ना, अर्थक्वेक वाला था तो अभी आप उसको पढ़ सकते हो। वही तो चीज है ना कि जो पहले मिस हुआ वो आगे नहीं होना चाहिए। जो आपका पहले मिस हुआ बेटा वो अब आगे नहीं होना चाहिए। सर कुछ समझ नहीं आया तो सरकारी ऑप्शन लगा दो। है ना सर, छतरी पे बैठे हो? हाँ बस क्लास के बाद उड़ने वाला हूं, अलादीन हूं ना मैं। There has been an integrated approach to achieve the targets of SDG. SDG के गोल्स को अचीव करने के लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि सारे एसडीजी आपस में इंटरकनेक्टेड है। ये मैंने स्पेसिफिकली आपको क्लास में इनकी इंटीग्रेशन के बारे में भी एक स्लाइड दी थी कि किस तरीके से जो एजुकेशन है वो किस तरीके से मोरालिटी के साथ, वो मोरालिटी वो सारी चीजें आपस में किस तरीके से जुड़ी हुई है, बताया था ना। अरे बोलो ना, शर्मा काहे को रहे हो? अगला प्रश्न, अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। बन जाना चाहिए।
देखो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि बिल्कुल ही इसका इन्वायरमेंट पे, हाँ जो CO2 की ओमिशन है वो नेट ओमिशन है, लेकिन स्टिल उसका इंपैक्ट होता है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि बिल्कुल ही इंपैक्ट नहीं होगा, मतलब ऐसा बोलते हैं ना विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट, ऐसा नहीं होगा। जब भी प्रोडक्शन होती है, हमेशा थोड़ा बहुत इफेक्ट 1% 2% होगा, लेकिन हाँ आप ये बोल सकते हो देयर इज नो नेट एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एटमॉस्फेयर फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन। अगर यहां पर नेट एमिशन होता तो आप पहली वाली लाइन, मतलब दोनों लाइनें एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है ना, पढ़ रहे हो ना, दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। ये वाला बोल रही है नो नेट एमिशन, तो अगर नेट एमिशन होता तो मतलब जीरो नेट एमिशन हो जाता, या आप किसी भी तरीके, अभी जैसे अभी रिसेंट मैंने आप लोगों को क्लास ली थी लास्ट सेशन में, जहां पर नेट एमिशन से रिलेटेड काफी सारे टारगेट थे, दोबारा भी पढ़ाऊंगा वो, कि 2070 तक जीरो एमिशन की बात कर रहे हैं। होगा तो नहीं, वैसे साल में 1-2 बार एग्जाम तो करवा नहीं रहे नेट का, नेट एमिशन पता नहीं कब होगी 2070 तक, लेकिन बातें हैं, क्या ही फर्क पड़ता है, बातें करने से तो क्या ही फर्क पड़ता है ना, करते रहो, क्या ही फर्क पड़ता है। हम अपने देश को यहां ले जाएंगे, वहां ले जाएंगे, जो चल रहा है वो तो देख लीजिए, है ना। वो किसी ने बयान दिया था ना, वो बड़ा सही था, बोला 92 साल का बंदा MP MLA की पोस्ट के लिए खड़ा हो सकता है, और आप 21 साल के बच्चे को रिटायर कर रहे हो 4 साल जॉब करवाने के बाद, और उसके बाद भी उसका करियर क्या, मतलब ऐसा होने वाला है कि ये जो स्कीम आ रही है इसके अंदर वो ये बोल रहे हैं कि हाँ आप 4 साल जॉब करो, उसके बाद रिटायर, 21-22 साल तक जाएगा रिटायर होके आगे फिर से गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करेगा, है ना, आगे नेट की तैयारी कर देगा। तो कल अगले सेशन से मेरे पास बच्चे होंगे, सर एक्स सर्विसमैन हूं सर, फौज में था सर, पहले 4 साल फौज की नौकरी करके आया हूं, अब रिटायर हो गया हूं, अब मैं नेट की तैयारी करूंगा। पहली बार सुना होगा रिटायरमेंट के बाद शादियां हो रही है लोगों की, है ना, ऐसा लगेगा ना पहली बार आपका बेटा बस फौज से रिटायर है, अच्छा शादी कर देते हैं ना चलो कोई नहीं, देखते हैं अब जिस चीज पे झगड़े होते हैं, अब क्या ही बोले उसके साथ, सरकार क्या ही सोच रही है यूथ के बारे में। चलो कोई नहीं। नेशनल एजुकेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है बताओ, या तो ऐसा करो ना 4 साल में उनको उनकी 14 साल की सैलरी जितना पैसा दे दो, और बाद में 50-100 लाख रुपए कंपनसेशन भी दे दो, ताकि बेचारे आगे की जिंदगी तो सही तरीके से जी लें। पेंशन भी दो, थोड़ा बहुत कुछ तो सोचो, मतलब अगर आप सोच रहे हो, देश की आर्मी के बारे में नहीं सोचा जा रहा, आप सोचो वो लोग जो अपनी जान पे खेल के हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, उनके फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा जा रहा। क्यों भाई, उनकी फैमिलियां नहीं है क्या, वो भी तो अल्टीमेटली हर बंदा अपने, यार अब देखो यहां पर ना पॉइंट ये नहीं आता कि आप कौन सी सरकार के साथ हो, आपके अलग अलग व्यू पॉइंट हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी होती है कि हर सरकार हर डिसीजन सही लेके आएगी, बताइए, नहीं होगा ना। आर यू गेटिंग द पॉइंट। तो ऐसे आंखें बंद करके भी ना, आप पढ़े लिखे लोग हो, एटलीस्ट आपको इतना तो पता होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत हो रहा है। अब ऐसा थोड़ी है कि आपको मोदी जी अच्छे लगते हैं, आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो या आप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हो, तो आप उनके हर डिसीजन को सपोर्ट करोगे। कल को जब आपको ही उन चीजों में भुगतना पड़ेगा ना, तब जाके आपको समझ आएगा। जो चीज जहां पर गलत है, जो सही हो रहा है वो बहुत अच्छी बात है, हम बोल रहे हैं कि हाँ FDI का इनफ्लो बहुत अच्छा हो रहा है, हम बोलते हैं कि हाँ एक्चुअली में वो बहुत अच्छा हो रहा है ना, इस वजह से। ये तो सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ये हमने पहले भी काफी बार पढ़ा, और पिछली किसी क्लास में मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया। देखो जो गलत है वो गलत है, फिर चाहे वो आपकी फैमिली के एंड से ही किया जा रहा हो, तो चाहे वो आप ही कर रहे हो, चाहे वो मैं ही कर रहा हूं, जो गलत है वो गलत ही है। बिल्कुल। अरे यार अब मेरे को एक बात बताओ, वो तो गलत है, देखो आप समझने की कोशिश करो, ये 11 नवंबर है, वो तो बिल्कुल ही गलत है। सरकारी संपत्ति को जला देना, रेलगाड़ियां फूंक देना, वो तो है ही। अब क्या बोले, अब हर सब चीज गलत ही हो रही है, सही कुछ भी नहीं है, बताओ। इस टाइम पे
जजमेंटल हो गए सर। जजमेंटल क्या है? क्या जजमेंटल? आप जस्टिफाई कर दो ना इस चीज को। जो चीज सही है हम उसको सही बोलते हैं, जो चीज गलत है हम उसको गलत बोलते हैं। आप इसको जस्टिफाई कर दीजिए, बात खत्म। आप जस्टिफाई कर दीजिए ना, आप फायदा बता दीजिए। दैट इज द पॉइंट। चलो, व्हीजिंग इज द मोस्ट रेलिवेंट हेल्थ इफेक्ट इन द केस ऑफ एयर पोल्यूशन। झगड़ा नहीं कर रहा हूं, आप यही तो पॉइंट है ना। आप लोगों को लगता है कि हाँ, कि वही आ जाता है ना जब आप किसी किसी चीज के साथ, किसी पार्टी के साथ जुड़ जाते हो ना। मैंने आपको पहले भी बोला, आप फॉलोअर बनो, भगत मत बनो किसी के भी। फॉलोअर बन सकते हो, लेकिन फिर फॉलो कर रहे हो ना तो दोनों चीजों के लिए बोलो उसको, अच्छा बुरा दोनों चीजों के लिए। ऐसा नहीं है कि भाई अगर आप आंखें बंद करके फैन मत बनो किसी के। इवन कि मैं खुद को बोलता हूं कि जहां पर मैं गलत हूं आप मुझे बताओ कि सर आप यहां पे गलत हो, आपको ये करना चाहिए, तो मैं करूंगा, है ना। पॉइंट ये है कि अल्टीमेटली अल्टीमेटली नुकसान हमारा ही होगा बेटा, ये तो मानते हो ना। किसका? सरकार का नुकसान होता है, मंत्रियों का नुकसान होता है, पता है। कोई एमपी एमएलए, सपोज करो कोई एमएलए है, अगर वो एक दिन के लिए भी एमएलए बन गया और उसने अगले दिन ही इस्तीफा दे दिया तो उसकी पूरी उम्र की, पूरी, जब तक वो मर नहीं जाता तब तक उसको पेंशन मिलती है। पता है आपको इस चीज के बारे में? और आप उन सारी चीजों के बारे में नहीं सोच रहे। सर आप टाइम पे आया करो क्लास में। बेटा मैं टाइम पे ही आता हूं। मैं 2-3 मिनट लेट इसी वजह से आता हूं ताकि सारे बच्चे आ जाए। अरे भाई मैं तो वही बोल रहा हूं ना, गलत कर रहे हैं ये जो लोग, जो ला रहे हैं उसके बारे में तो मैंने आपको पहले ही बताया। सब गलत ही हो रहा है, मैं यही तो बोल रहा हूं कि ये जो ऐसे सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना सही बात थोड़ी है, गलत है। सब गलत ही हो रहा है। चलो छोड़ो, इस बात को रहने दो, फालतू में कहीं की बातें कहीं चले जाएंगी, क्लास में लड़ाई हो जाएगी, छोड़ दो। वीजिंग किसको बोलते हैं, कौन बताएगा? कौन बनाएगा? छींकना, जैसे खांसना ना, स्नीजिंग, उस तरीके का। तो मोस्ट रेलेवेंट हेल्थ कॉज इन द एयर पोल्यूशन, तो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से वो सबसे ज्यादा होते हैं। किसकी वजह से? सल्फर डाइऑक्साइड। जैसे छींकना, खांसना, है ना, जैसे आप लोग अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है ना, अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे आप लोगों को मैंने बताया ना कि दिवाली के टाइम पे जो ब्रीदिंग का इशू वो सबसे ज्यादा क्यों हो जाता है, सबसे ज्यादा लोगों की डेथ क्यों होती है दिवाली के टाइम पे? क्योंकि इतने सारे क्रैकर्स होते हैं, इतना सारा पोल्यूशन होता है, एनवायरमेंट एकदम से खराब हो जाता है और लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है ना, इस वजह से। चलो, हाँ, अस्थमा के मरीज को काफी ज्यादा नुकसान होता है। वो बेचारे साथ में रखते हैं, वो टूटी सी, पता नहीं क्या होता है उसको, क्या बोलते हैं, ऐसे करते रहते हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, इनहेलर बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। उनको साथ में रखना पड़ता है क्योंकि उनको पता नहीं कहीं कहां पर उसकी जरूरत पड़ जाए, सांस लेने में उनको दिक्कत आ जाए। चलिए, विंड फार्म्स आर जनरली सेट अप ऑन एक्सपोज्ड हिल टॉप और कोस्ट इन रिमोट एरियाज एंड विंड वेलोसिटीज आर स्टडी इन दीज रिमोट लोकेशन।
पटाखे क्या कर सकते हैं आप? जो लोग चलाते हैं तो चलाते हैं भाई, क्या करें आप? समझा नहीं सकते ना हम। विंड वेलोसिटी स्टडी, तो मतलब आप देखो देखो ध्यान से सुनो, ये तो सही है कि आप ऐसे जो हिल टॉप्स या कोस्टेड इन रिमोट एरियाज, तो ये वाला जो वर्ड है ना वो इसको गलत कर रहा है। स्टडी ही हिंट था। स्टडी का मतलब कि वो, मतलब एक, जैसे अब विंड एनर्जी है, विंड फार्म्स लगा रहे हो आप, एक विंड जो आपने लगाई है उसको घुमाने के लिए आपको हवा चाहिए, और कैसी हवा चाहिए? ऐसे धीमे धीमे या फिर तेज तेज? बताओ। अरे भाई इतनी बड़ी टर्बाइंस हैं, उनको घुमाने के लिए तेज हवा चाहिए ना, तो स्टैटिक से कैसे चलेगा? इस वजह से पहली स्टेटमेंट सही है और सेकंड स्टेटमेंट आप लोगों की गलत है। ठीक है जी। अभी ये पढ़ा था, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, कितने मिशन आया देखो, ये तो सिंपल था। अरे बेटा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस यार, वहां से आप लॉजिक नहीं लगा सकते थे। स्थिर बोल सकते हो आप, स्टडी को स्थिर बोल सकते हो। अब कैसे चलाओगे बताओ स्थिर से? हवा ही नहीं चल रही तो टरबाइन का मुंह से घुमाओगे? टरबाइन के पास जाके ऐसे करोगे ना, जन्मदिन पे गुब्बारे नहीं फुला रहे हो, टरबाइन है वो, कितने कितने टन की। तो ये अभी तो बताया बेटा 8 सहवाग एचसी वाला जो निमोनिक बताया था। अब इसको भी अगर आप गलत करोगे, अब देखो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, इस तरीके के क्वेश्चन गलत करना मतलब, मैंने आपको पहले बताया, वो गलती जहां पर मुझे आपको टोकना चाहिए वहां पे मैं आपको टोकता हूं, लेकिन जो गलती पे आपको टोकना नहीं चाहिए ना, क्योंकि मुझे पता आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो फिर वो भैंस के आगे बीन बजाने वाला सिस्टम हो जाता है। अरे ये सब पढ़ाया हुआ है यार, पीपल और इन्वायरमेंट के कोर्स में जाके देखो बेटा, पीपल और इन्वायरमेंट के कोर्स में जाके बताओ। अब स्टैटिक पोर्शन को गलत करने का कोई मतलब नहीं बनता, पीपल और इन्वायरमेंट में जो भी क्वेश्चन स्टैटिक आ रहा है वो आपका कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न। In a polluted urban area, which of the following constituents of photochemical smog, जो photochemical smogs है, has the least concentration parts per billion by volume? सबसे least concentration किसकी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोस। ये आपको एक समरी चार्ट दिया हुआ है, उसको बेस बना के आप इसको बड़े आराम से निकाल सकते हो।
देखो अगर जो फोटोकेमिकल स्मॉग है ना, जो मैंने आपको पढ़ाया था लॉस एंजलिस वाला है ना, लंदन वाला, डिटेल में पढ़ाया हुआ है, मैं सारी चीजें आपको नहीं बताने वाला। अगर हाईएस्ट पूछता है तो हाईएस्ट कौन सा होता? CO2, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड होता था। एक सेकंड, हाँ, सबसे हाईएस्ट पूछता तो कार्बन मोनोऑक्साइड, सीओ, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड हाईएस्ट पूछता, कार्बन मोनोऑक्साइड, और लीस्ट पूछा है तो ओजोन। इसमें तो लीस्ट पूछा है ना, अभी तो लीस्ट पूछा था तो ओजोन है। पिछली बार पूछा गया था हाईएस्ट, पिछली बार पूछा गया था हाईएस्ट, हाईएस्ट पूछा गया था तो उसका आंसर क्या था? CO, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा था? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है बच्चे? अरे बोलो ना, शर्मा काहे को रहे हो? आज 4:30 बजे की क्लास में यही क्वेश्चंस कंटिन्यू होने वाले हैं। हायर एजुकेशन के खत्म हो गए ना, हायर एजुकेशन के 10-12 क्वेश्चन रह गए। आज यही, आज से ही नहीं, आज से तो नहीं, एक आधे दिन तक, तब तक मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करवा दूंगा। आज तो मैं किसी और यूनिट के करवा दूंगा, क्योंकि हिंदी में होंगे तो आप और इसको अच्छे से कवर कर पाओगे। ठीक है, सिर्फ एक यूनिट रह गई थी हिंदी की, बाकी सब कन्वर्ट कर दी थी मैंने। ये पता नहीं कैसे रह गई यार। टारगेट के अंदर का टारगेट पूछ लिया। अरे यार, अब 9 यूनिटें हिंदी में करवा दी, अगर एक नहीं आ पाई तो क्या इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? बताओ। मैंने बताया तो कि ये पॉसिबल नहीं हो पाया, भूल गया, निकल गया दिमाग से, लेकिन प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को, ये बोला। भाई इतने सारे काम होते हैं, कई बार चीजें निकल जाती हैं दिमाग से। अब देखो, ये टारगेट के अंदर का टारगेट पूछ लिया। वन ऑफ द टारगेट इज टू रिड्यूस अंडर 5 मोर्टेलिटी पर 1000 एटलीस्ट एज लो एज 25। ये मैंने शायद पढ़ाया भी था, 25%, याद है शायद? 25% वाला, जहां तक मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, मोर देन 25% शायद। अब देखो पहले क्या होता था, पहले ये सिर्फ SDG MDG को ही पूछते थे, अब तो उनके अंदर भी घुस रहे हैं, उसके भी अंदर घुस रहे हैं। अब इसके अंदर तो देखो, मैं वही बता रहा हूं, या तो आप SDG की वेबसाइट पे जाओ, आप सुनो, या तो आप SDG और MDG की वेबसाइट पे जाओ और वहां पर एक एक टारगेट को देखो। एक तरीका तो ये है, ठीक है जी। या फिर मैं देखता हूं अगर कुछ इसकी पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि ये काफी पहले नहीं पूछा जाता था, सीरियसली ये इसी बार शुरू हुआ, पहले नहीं पूछते थे, पहले नहीं पूछते थे, पहले ये 7 और 8, 17 और 8 से ही पूछते थे। अब तो उनके अंदर घुसने की बात कर रहे हैं। चलो देखते हैं इसका क्या सीन है। एक सेकंड, मैं आपको बताता हूं एक चीज। नहीं कर पाओगे इतना, पॉसिबल ही नहीं है बेटा।
मैं आपको बताता हूं, देखो ये कौन सा था, गोल नंबर 3 है। जैसे जो इनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ना 90 पेजेस का, ये वहां से मैंने स्नैपशॉट लिया है। देखो ये देखो, इसमें ना दिख जाएगा आपको, मुझे तो देखिए आपको दिखेगा या नहीं, ये देखो लिखा हुआ है ना, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो इज लेस देन 70%, ये हो गया। ये 30% देखो, अब एटलीस्ट लो एज 12%, एटलीस्ट लो एज 25%। ये देखो 5 years with all countries aim to reducing neonatal mortality rate is less as 12%, और जो ये वाला पूछा अंडर 5 है वो 25% है। अगर तो आप, अरे बहुत सारे हैं यार, मतलब आप नहीं कर पाओगे यार, नहीं कर पाओगे बेटा, मैं बता रहा हूं। फिर भी अगर आप चाहते हो मैं ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। आपके लिए मैं इतना कर सकता हूं, जहां से मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया जिसमें सारे सारे हैं वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है जी। क्योंकि मैं तो इस चीज के साथ एग्री नहीं करता, इसको छोड़ दो तो ज्यादा बेहतर है। ये तो आप लोगों ने पता नहीं स्कूल टाइम पे ही बहुत बार पढ़ा होगा क्वेश्चन। इसका आंसर गलत दिया हुआ है इस यहाँ पे, अच्छा मुझे लगा आंसर गलत है। दस % वाले कौन से हैं? ये वही है जो दिन में 4 बार नहाते हैं। तो पानी ही पानी है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। नहा लिया करो सुबह उठ के, लास्ट में लेंगे बेटा। अभी 2-3 कल से डीआई की कुछ क्लासेस होंगी और लास्ट में कर लेंगे, ठीक है। उसमें 30-40 क्वेश्चन कर लेंगे। 1% है, 1% से भी कम है, 0.97 के आसपास है, इतना है पीने लायक पानी। 0.97%, 0.97 है शायद, एग्जैक्ट देखो। ये देख लो, आगे इससे भी पूछा जा सकता है, तो इसको मैं ऐड कर देता हूं आपके फायदे के लिए। ये देखो, ओशियन में 97 पॉइंट है, आइस ग्लेशियर में 0.00, फ्रेश वाटर लेक 0.009%, इनलाइन 0.08, एटमॉस्फेयर 0.01, रिवर 0.01, टोटल इतना है। तो इस तरीके से आपकी सुविधा के लिए ये मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है जी, समझ गए। अब इसको आगे पढ़ लीजिएगा, मतलब नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है एटमॉस्फेयर वाला पूछ ले आगे, हो सकता है वो आइस कैप ग्लेशियर वाला पूछ ले, समझ रहे हो ना। रिस्क नहीं लेना, एक बार पूछा है तो आगे भी पूछेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो इसी से बनाने हैं ना उन्होंने, क्वेश्चन तो यहीं से पकड़ के बनाने हैं, तो अगली बार यहां से भी आ सकता है। अब यार ये फॉर्मूला टाइप है, अब इसमें टाइडल एनर्जी के अंदर जाके फॉर्मूला है इसका। क्या फॉर्मूला है? द टाइडल रेंज इज अ क्रिटिकल फैक्टर टू डिटरमाइनिंग वेदर एन
estuary would be useful for tidal power generation as energy available per tidal cycle depend upon scale with R as according to the following। ये क्या है? अब ये जो इन्वायरमेंट वाले बच्चे हैं उनको शायद इसका आंसर आता होगा, क्योंकि हमारी तो पहुंच से बाहर है, हमारी तो पहुंच से बाहर है। इस तरीके के क्वेश्चन में और क्या करोगे, तुक्का ही मार सकते हो। एक बटे दो आर ओ ए जी एच। अब ये तो यार बहुत ज्यादा इन डेप्थ हो गया, इतना नहीं पूछना चाहिए यार। इसमें एजुकेटेड गैस भी क्या लगेगा, ये इन्फिनिटी आर स्क्वायर एच इज टाइटल रेंज। ओके, 1000 टी आर स्क्वायर। अच्छा, इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और अच्छा इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन की बात हो रही है। ओके, आर स्क्वायर। ये देखो, ये तो भाई मैंने आपको पहले बताया, इतना इन डेप्थ आपके सिलेबस में। टाइडल एनर्जी के बारे में वैसे पूछ लो यार, उसके फॉर्मूलों पे क्यों जाते हो, बताओ क्या मिलता है तुम्हें? नॉर्मल बंदे को समझ आ जाए ना, जो बेचारे पढ़ रहे हैं। अब ये भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही है, मुझे लगता है। फॉर्मूले टाइप नहीं पूछना चाहिए यार इनको। ये थोड़ा गलत है। क्या बोला था? कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट हैज एफिशिएंसी ऑफ 35%। द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द पावर प्लांट इज यूज्ड entirely to lighting purpose is 35 overall efficiency। ये तो सिंपल है, परसेंटेज से ही हो जाएगा ना मेरे हिसाब से। तो 35% एफिशिएंसी है, 35 35/100 हो जाएगा। और आगे क्या बोलता है? एवरेज एफिशिएंसी 20% है। व्हाट इज द ओवरऑल एफिशिएंसी? ओवरऑल का मतलब फिर तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, जहां तक मुझे लगता है। चलो आंसर देखते हैं, उसके बाद निकाल के देखते हैं कि क्या हम सही थे या गलत थे। वाह, हाँ वही है। कितना? 35/100 इंटू 20/100 इंटू 100, 7%। वाह, निकाल दिया। वाह क्या बात। क्योंकि लिखा हुआ है ना, एफिशिएंसी 35% है, जो एवरेज एफिशिएंसी है 20% है, तो ओवरऑल एफिशिएंसी के बारे में पूछा। हंड्रेड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना बेटा। ट्रैश, द वेस्ट कंपोनेंट ऑफ वेस्ट कैटेगराइज एज ट्रैश। इसमें से कौन सा ट्रैश की कैटेगरी में आता है? एनिमल वेस्ट ट्रैश तो नहीं होगा यार मेरे हिसाब से। इंडस्ट्रियल प्रोसेस भी ट्रैश में नहीं आएगा। ट्रैश का मतलब तो गार्बेज होगा ना, कचरा हो जाएगा। गार्बेज जिसका मतलब जो अपने लास्ट पॉइंट पे है, जिसको बोलेंगे बस तू जा, तू चला जा, जिसको ऐसे बोला जाएगा। हाँ, ड्राई वाला। जब मुझे उम्मीद थी जो सबसे ड्राई है, एकदम से ड्राई, खत्म। तो ये सिंपल था।
पेपर, कार्डबोर्ड और कार्टून्स और साथ में वुड। इसमें वेजिटेबल वेस्ट नहीं आएगा, इंडस्ट्रियल प्रोसेस वेस्ट नहीं आएगा और जो एनिमल वेस्ट है वो भी नहीं आएगा। कोई मॉइस्चराइज नहीं है, एकदम से खत्म, तबाह हो चुका है जो। द ग्लोबल एनवायरमेंट इशू ऑफ ओजोन डिप्रेशन। अब फिर से वही वाला क्वेश्चन आ गया जो पहले बताया था, वही वाला क्वेश्चन जो इससे पहले भी आके गया है, सेम टू सेम डिट्टो, मतलब सिर्फ पूछने का तरीका चेंज कर दिया है। ऑप्शंस को पढ़ा करो बेटा, ऑप्शंस, ऑप्शंस ही हिंट होती हैं। हाँ, वहां पर पूरी लिस्ट दी थी ना, अगर उसको ध्यान से पढ़ा होता तो ये आंसर बन जाता। क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। कौन सी फैमिली है? हेलोजन फैमिली। ये आएगा आपका सिर्फ और सिर्फ, ये इकलौता था ये वाला। अब आपको एक बात तो पता चल रही होगी, जो इतने अभी हमने 20, 22, 24 क्वेश्चन बनाए, उसमें एक बात तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि अगर आप जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको बहुत अच्छे से रट लेते हो तो वो आपको क्वेश्चन बनाने में हेल्प करती हैं। जैसे अभी ये ओजोन डिप्लेशन वाला है, कौन कौन सी गैसेज हैं जो ओजोन को डिप्लेट कर रही हैं, उसमें 6 से 7 गैसेज की लिस्ट है। अगर वो आपने रट ली, याद कर ली, रट्टा मार लिया, तो कंफर्म है कि वहां से आंसर निकलेगा ही निकलेगा। एनएपीसीसी जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है, उसको याद कर लिया तो 3 क्वेश्चन उससे भी आ चुके हैं। स्मॉल हाइड्रो पावर पोटेंशियल, हाइड्रो पावर पोटेंशियल ये तो सिंपल है, स्मॉल हाइड्रो पावर की बात की जा रही है। ट्वेंटी गीगावाट, गीगावाट कितना? 20। अब ये सारे याद करके जाने हैं, सोलर का, विंड का। इस बैच से पढ़ लो बेटा, नए वाले बैच से सब पढ़ाया हुआ है। विंड का, सोलर का, टाइडल का, सबका पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। बायोमास वगैरह का ये सब सब जरूरी है। अब देखो ये भी वही टॉपिक के अंदर का जाके टॉपिक पूछ रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12 बोल रहा है, वन ऑफ द टारगेट टू रिड्यूस पर कैपिटा फूड वेस्ट एट द रिटेल एंड कंज्यूमर लेवल्स बाय। अब ये टोटली गैस बेस्ड है यार, अगर बन गया तो बन जाएगा, नहीं बना तो नहीं बनेगा। अब ऐसा नहीं, बता दिया बेटा, इसी वाले इसी वाले सिलेबस से पढ़ लो, जो अभी पढ़ाया ना उसी से पढ़ लो। एससीडीजी के अंदर जाके पूछने की क्या जरूरत है भाई, बताओ तो मुझे। उनकी मर्जी।
मैं ना आपको यहां पर, रुको, ये ना मैं पिन कर रहा हूं। अगर आपको टाइम लगे तो आप एक दिन में ना एटलीस्ट एक टारगेट को 2-4 पॉइंट इसके याद कर लिया करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप सारा रट्टा मारने बैठो, बट एटलीस्ट जैसे 17 गोल है ना, तो एक दिन में एक गोल को पढ़ लो। 2-4 पॉइंट जो उसके सिर्फ सिर्फ वो वाले पॉइंट देख लो जिसमें 50%, 35%, 40% कुछ ऐसा लिखा हुआ है। मतलब अगर दिन में 10 मिनट दे भी देंगे उस पर तो कोई नुकसान नहीं होगा, हो सकता है एक आधा क्वेश्चन उससे निकल ही आए। लेकिन ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि भाई ये सब आप इसको याद कर सकते हो। सब तो नहीं होगा यार, इतना कौन याद करेगा। सिर्फ स्टैटिक याद कर लेना, उसमें से सब नहीं, उसमें से जहां जहां नंबर आए वहां पे याद कर लीजिएगा। जहां पे नंबर लिखा हुआ वो पढ़ लेना बस। ठीक है जी, जहां पे नंबर लिखा हुआ बस आपकी नजर सीधी आपके क्रश की तरह नंबर पे जानी चाहिए। 25%, 35%, 1.5, 2.5, पौने 2, 3, 4, बस उस पर ही जाना चाहिए ध्यान। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स आप लोगों को पढ़ाया हुआ है क्लास में काफी बार। रेड, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ये तो निमोनिक से ही बन जाएगा। निमोनिक क्या, ये तो लॉजिक से ही बन जाएगा। जयपति, तुम्हारा नाम सच्ची में जयपति है? मुझे लगा ओ की जगह पर जानबूझ के पी डाल रखा है। ज्योति है तुम्हारा नाम, JYPTI। ऐसा भी है क्या? पहली बार सुना मैंने सीरियसली ये नाम। कुछ कुछ नाम बच्चों के क्लास में ऐसे हैं जो पहली बार सुने। नहीं सर, ज्योति है, मिस्टेक हो गई। तो वही तो मैं बोल रहा हूं। तो इसको चेंज, ये चेंज नहीं होता क्या एक बार जो नाम लिख दिया? होता होगा ना। नहीं चेंज होता सर, पता नहीं यार। अच्छा, इसी वजह से आपके नाम। चलो अब देखो यार, इसमें सिंपल सा लॉजिक लगाओ। रेड, रेड मतलब खतरा। खतरा तो सबसे ज्यादा, जो सबसे ज्यादा डेंजरस होगा वो रेड ही होगा। जो सबसे ज्यादा खतरा है वो तो रेड ही होगा। ये मैं ऐड कर देता हूं। किसी बच्चे ने भेजा है। किसने भेजा? रश्मि ने। ये फोटो ऐसी क्यों क्लिक किया ना, जैसे फोटो से शक्तियां निकल रही होती है ना। इस फोटो को देख के ऐसा क्यों लग रहा है? वो थोड़ा अंधेरे में क्लिक की हुई है ना, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस फोटो में से ऐसे शक्तियां निकल रही हैं चारों तरफ से। ऐसा नहीं लग रहा? तो ठीक है, 0 से 50 तक रहता है तो वो गुड है, फिर 51 से 100 तक है वो सेटिस्फैक्ट्री है, 100 से 200, मतलब पहले दो 50-50 में रहते हैं, उसके बाद 100-100 वाले चलने शुरू हो जाते हैं। 301 से 400 तक ये वाला जो है, 301 से 400 तक वो रेड में होता है। AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स की शक्ति। AQI इंडेक्स का जो नंबर्स हैं वो आप लोगों को याद होने चाहिए। 0 से 50। ये तो सिवियर हो जाएगा, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। इंडिया की मैक्सिमम एनर्जी कहां से आती है?
अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगा लेना कि एनर्जी की बात हो रही है, कोई रीनेबल एनर्जी नहीं है और कहीं बस सोचो सर रीनेबल है तो सूरज लगा देंगे। एनर्जी की बात हो रही है, टोटल एनर्जी की बात हो रही है, समझ रहे हो ना। सूरज को तो अभी हमने इस्तेमाल ही नहीं करना शुरू किया, आने वाले 2-4 साल में सूरज भी ओवर टाइम करेगा। सबसे कम कौन सी होगी? न्यूक्लियर होगी ना, इससे तो क्या ही होगा। तो लीस्ट पूछा होता तो ये वाली होती, लीस्ट ये वाली होती बेटा, और ये वाली हाईएस्ट है। सूरज मत लगा देना, सूरज को तो भी इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, मैं पहले बता रहा हूं। अभी देश में ये जो बिजली संकट होता है वो किस वजह से होता है? आपने पढ़ा नहीं? थोड़ा दिमाग लगाया करो। आप कह रहा था आपके प्रांत में सिर्फ 2 दिन का कोला रह गया है, जैसे ही ये 2 दिन का कोला खत्म हो जाएगा तो पूरे प्रांत में ब्लैक आउट होने की संभावना है। देश के मुख्यमंत्री ने बाकी देशों के नहीं राज्यों के मुख्यमंत्री से बात करने की कोशिश की है और वो नया कोला अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर नहीं हो पाता है तो फाइनली देश के आपके प्रांत के सारे घरों को आग लगा के कोला पैदा किया जाएगा। आज की खबरें खत्म, अगला प्रश्न। ये पढ़ा हुआ है क्लास में। माइक किस काम का? माइक बातें करने के लिए। सर आप महान हो, मुझे शर्म में ले ले। शर्म में? मुझे शरण में ले ले। ओजोन लेयर टू बिकम ओजोन होल, तो जो कंसंट्रेशन है वो वैसे ऑलमोस्ट 200 से कम ही चाहिए, मतलब 200 से 300 के बीच में, 200 से 300, लेस देन 300, ये वाला आंसर आएगा। द वायरस, अच्छा ये भी, अबे कोरोना वायरस का भी एक वायरस नाम है क्या? हमें तो समझे थे वायरस का नाम ही कोरोना है, लेकिन कोरोना को फैलाने वाला वायरस भी एक अलग है। ये क्या? तो अगली बार ना पढ़ के जाना, डेल्टा वेल्टा जो भी आए थे उनके भी पढ़ के जाना, मैं पहले बता रहा हूं। जो कोरोना के बाद 2-3 उसके छोटे भाई बहन आए थे ना, उसकी सर्च करके जाना। स्वेयर, हाँ इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना है, स्वेयर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। अच्छा जी, तो ये इसकी फुल फॉर्म है, किसने लिखी है? पिंकी ने। ओके, तो ये इसकी फुल फॉर्म, अब मतलब अगली हो सकता है अगली बार इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ ले, ठीक है? तो ये भी पढ़ के जाइएगा। आंसर क्या है? SARS-CoV-2।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लॉजिकल है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर इंडिकेटिव ऑफ नेगेटिव सोशल rather than physical aspect of environment? हो जाए, किसी को बोलते हैं ना सर आज पार्टी हो जाए, सर इस पे क्लास हो जाए, क्लास ले लीजिए, ये क्या क्लास हो जाए? क्लास के लिए तो इतने इनफॉर्मल मत बनो यार, सर इस पे क्लास हो जाए। सही है बेटा। तो ये तो सिंपल था। देखो, एक तो conflicts and clashes in the group और aggression and threats manifest in the collective behavior। ठीक है, तो ये क्या है? These are the नेगेटिव। देखो, एक तो सोशल था, सोशल में मैंने बताया था ना, सोशल का मतलब क्या होता है? सोशल लेवल वो कौन सा लेवल होता है? सोशल लेवल जब आप कोलेक्टिव बात करते हो, ठीक है, तो जैसे आप फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी, मतलब आप फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी से थ्रेट्स को ज्यादा नेगेटिव सेंस में आप कंसीडर करते हो। रिलेशनशिप कंसेप्ट की आप बात कर सकते हो, तो जो थ्रेट्स है तो यहां पर वो इसका पार्ट बनेगा। सी इस वजह से नहीं होगा क्योंकि बेटा ये फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी हो सकती है, ये तो इंटरनल हो सकती है ना, ये पर्सनल हो जाएगी ना। कभी सुना कि पूरा ग्रुप एंजाइटी का शिकार है? एंजाइटी तो आपको होगी ना, कोई फ्रस्ट्रेशन तो आपको होगी, वो तो इंट्रा होती है ना। लेकिन जो अग्रेशन है, जो थ्रेट्स हैं, वो तो खतरे जो होते हैं, लड़ाइयां झगड़े, किसी का सर फोड़ देना, गला काट देना, है ना, तो वो अग्रेसिव और थ्रेट मैनिफेस्टेशन इन कोलेक्टिव बिहेवियर की बात की। Sequence of wind energy potential at 100 Mbps above group level in decreasing order। अब इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया है, आते ही रहते हैं ये। डिक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब सबसे ज्यादा जिससे है वो देखना है। अब आपको कम का पता है या ज्यादा का पता है, आप उसके बेसिस पे बना सकते हो। अच्छा, ज्यादा कहां पे ये बता दो चलो। ये मैंने आपको दोनों बताए थे कि पोटेंशियल वाला और इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, ये दोनों पूछे जाते हैं। तो सीक्वेंस क्या है? ए बी सी डी, सीक्वेंस में ही दिए हुए हैं आपको सीधा। अंडमान और निकोबार, इससे भी तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते थे। डिक्रीजिंग का मतलब कम ऑर्डर। क्वेश्चन गलत फ्रेम है, मैं पहले बता रहा हूं।
क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, मतलब इसमें ना ये मोर देन लेस देन नहीं लगाना चाहिए था, इनको थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है ये मोर देन लेस देन। अगर सीधा लिखा हुआ होता तो आंसर बन जाता और भी थोड़ा आसान बन जाता। सबसे कम कहां पे है, ये तमिलनाडु और अंडमान निकोबार। सी गुजरात सही, सही है ना, मुझे तो सही लग रहा है, बी को सही है ना। गुजरात तो गुजरात, गुजरात हाईएस्ट है क्या? चलो इस क्वेश्चन को गूगल करना, मैं भी करूंगा, क्योंकि एनटीए की तरफ से इसका आंसर ए बी सी डी ई ही दिया हुआ है। गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अंडमान। पोटेंशियल में गुजरात और इंस्टॉल्ड में तमिलनाडु है ना। डिक्रीजिंग ऑर्डर तो सबसे सबसे हाईएस्ट है, जो सबसे ज्यादा है। तो अगर गुजरात को पकड़ोगे तो, और एंड में ये भी सेंस क्रिएट कर रहा है, लेकिन यहां पर भी ये 100 M और एक 200 M दो स्केल है, ठीक है, ये भी देखना पड़ेगा। इस वजह से 100 और 120 है ना, ये भी देखना पड़ेगा, ये भी पॉइंट है ना। हो सकता है 100 M के अकॉर्डिंग ये हो, और 120 जो आप बोले हो 120 के अकॉर्डिंग हो, ये चेक करना पड़ेगा। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तो मुझे पता है, चलो इसको दोबारा चेक कीजिएगा। ये क्वेश्चन एक 100 M, जो 100 M और 120 M अलग अलग बात की गई है। एक सेकंड, चलो कोई, इसको चेक करेंगे, ठीक है। अब ये देखो, ये क्योटो का सीधा सीधा क्वेश्चन आया, क्योटो प्रोटो, क्यों क्यों करके मैंने आप लोगों को चीजें याद करवाई थी, कि बताया था ना क्यों, क्यों करके, क्यों इसमें ये है, क्यों इसमें ये है, ऐसे करके मैंने आपको चीजें याद करवाई थी। थैंक यू जी, थैंक यू। ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि हमें आप जैसे, हाँ, सौभाग्य है कि आपके जैसे बच्चे मिले हमें, इतने प्यारे प्यारे। अरे वो ऐसे ही, मैं कुछ और बोलने लगा था और कुछ और बोला गया। पहले वाली बात झूठ है, दूसरे वाली सही है। पहली बात झूठ थी, दूसरी वाली सही है। सब समझ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, मुझे तो पता है, आप, मैं तो आपको जानता हूं कि जो मुझसे पढ़ रहे हैं उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर ऑफेंड हो जाते। कोई बात नहीं, जितना आप मुझसे पढ़ चुके अब तो आप समझ ही रहे होंगे। SO2 इसका पार्ट नहीं है, CO2 है, N2O और CH4, NH3 नहीं। अब ये देखो यार, एटलीस्ट ना आप लोगों को एक चीज मैं और बता देता हूं, एक चीज आप लोग जरूर से इस चीज को दिमाग में रखिए, इनके जो साइंटिफिक नाम है ना वो भी आप लोगों को, और इनके फॉर्मूले ये आपको याद करने पड़ेंगे। प्लीज ये जरूर से याद कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपने ऐसे याद किया कि ये सल्फर डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और वहां पे आप लोगों को उनके साइंटिफिक फॉर्मूले आ जाए, H2O, CO2, समझ रहे हो ना। तो हमें हमें रिस्क नहीं लेना, हमें उस चीज का रिस्क नहीं लेना। आप याद कर रहे हो कि सर मुंह वाला याद रखा हो कि सर यहां से, सर से सल्फर डाइऑक्साइड, नाक से नाइट्रो ऑक्साइड, और पेपर में पूछा वही गया है, बट उनके फॉर्मूले पूछ लिए NO2, N2O, इस तरीके से। तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। साइंटिफिक नाम भी याद होने चाहिए और बाकी सब भी याद होने चाहिए। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये इसको आप लोगों ने जरूर से याद रखना।
चलो लीडर बोर्ड देखते हैं। वाह 33 में से थोड़े तो देखो इनके सारी सही किए बैठे हैं। अच्छा इन्होंने बना रखे होंगे ना पहले। काजल और अंकित, नेहा, रीना, प्रतिभा, आदित्य, प्रशांत, देवजनी, मिशिका, कश्यप और डेविड। डेविड तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इस टाइम पे फ्लाइट पे होना चाहिए था ना। और फिर डेविड बोलता है मेरी फ्लाइट मिस हो गई है। किसी फिल्म में ऐसा था ना। चलिए तो ये जो एक इसकी क्लास कल हमारी मिस हो गई थी ना, स्टार्टिंग में जो क्लास मिस हो गई थी वो लास्ट में लेंगे, ठीक है। लास्ट में एक और ऐड करवा दूंगा, इसके 100+ क्वेश्चंस हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। 100+ हम इसके क्लास में ही डिस्कस कर लेंगे। तब तक बाकी क्वेश्चंस की हिंदी ट्रांसलेशन भी हो जाएगी और इसकी भी हिंदी ट्रांसलेशन आपको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। और जो मैंने आपको काम बोले हैं वो जरूर से कीजिएगा, सिर्फ हवा में मत उड़ा दिया करो। जो चीजें बोलता हूं हर क्वेश्चन में जो भी सेंस क्रिएट होती है उसको आप ध्यान से समझ के उस पर अमल किया करो, ठीक है। अभी तो टाइम भी है, मौका भी है और रिसोर्सेज भी है, सब कुछ है। तो उन सारी चीजों का फायदा उठाने की कोशिश करो बेटा। ओके जी, समझा? ओके जी, क्या बोलना चाहते हो? चलो आज बात करते हैं। मिस कर दिया। थैंक यू जी, थैंक यू। अरे मैंने भी सौभाग्य ही बोला था, वो तो ऐसे ही मुंह से कभी कभी इधर उधर हो जाता है, तो ज्यादा दिल पे मत लिया करो। जिस तरीके से आप हमारे साथ लकी फील करते हैं, हम भी आप लोगों के साथ बहुत लकी फील करते हैं, बस हम आपको दोबारा देखना नहीं चाहते। ठीक है जी, मैं ऐड कर देता हूं ना जो जो काम की चीजें हैं, ताकि पीडीएफ के अंदर ही आ जाए। ये वाला पॉइंट था ना वो। हाँ यार वो क्वेश्चन गलत ही है मुझे लगता है ना। विंड एनर्जी पोटेंशियल एट 100 m अबव ग्राउंड लेवल सबसे ज्यादा कहां पे है? गुजरात में, फिर कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र, फिर आंध्रा, फिर तमिलनाडु, है ना। वो मुझे लगता है कि शायद उसमें गलत है, तो ये आप चेक कर लीजिएगा। और कौन कौन से है वो भी ऐड कर देते हैं। आपके काम की बातें मैं ऐड कर देता हूं। चलिए, हाँ इस सैटरडे संडे ना एक डीआई की मैराथन होगी, 8 क्वेश्चन करेंगे अच्छे वाले। इस सैटरडे या संडे को यूट्यूब पे या फिर अनअकैडमी पे एक मैराथन लूंगा मैं डीआई की, तो उसमें 8 क्वेश्चन करेंगे। मतलब 35 में से 10-12 मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिए हैं, 8 अभी करवा दूंगा और 8 अगली बार, तो ये सारे आपके खत्म हो जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं, अभी शाम को 4:30 की क्लास को एनरोल कर लीजिएगा और वही शाम को 8 बजे हम एनईपी के पीवाईक्यू करेंगे। शाम को एनईपी के पीवाईक्यू करेंगे 2020 की पॉलिसी के जो इस बार आए हुए हैं सारे। रिवीजन भी हो जाएगी यूट्यूब पे। हाँ ये बेटा यूट्यूब पे होगी, लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो फटाफट से सारे बच्चे टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। हाँ एनईपी की पीडीएफ में अभी सेंड करता हूँ क्लास खत्म होते ही, ठीक है। बाय, टेक केयर, खुश रहिए, ध्यान रखिएगा। 2 बजे है क्लास, पेपर 2 की।